गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम। सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बात है ये देखो, नई जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। कभी सोचा है आपने, हमारे देश में कितने सारे रीति रिवाज हैं, कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो हम सदियों से करते आ रहे हैं, पर आखिर क्यों? थोड़ा गहराई से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन सब के पीछे कितने सारे साइंटिफिक फैक्ट हैं जो जुड़े हुए हैं। आइए कुछ पल बैठते हैं बुजुर्गों की छांव में, जो देखी है उनकी आंखों ने जिंदगी के ढेरों अनुभव। उन अनुभवों से अनुभव हम आज लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है विज्ञान प्रसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुटू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत एक खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसे आकार दिया है डॉक्टर आर श्रीधर ने, और मार्गदर्शन कर रही हैं कार्यक्रम की मेंटोर पूजा मुरादा। साथ ही निर्माता हैं चित्रा शर्मा और जमशेद खान, और जिसे आप सुन पा रहे हैं सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। और मैं हूँ आरजे सनी। दोस्तों, आज भी हम नदियों को पूजते हैं, नदियों के प्रति हमारी आस्थाएं हैं, और अगर विज्ञान की दृष्टि से देखें तो नदियाँ जीवनदायिनी कही जाती हैं। जिस क्षेत्र में नदी होती है वहाँ हरियाली, पेड़ पौधे, खेती, खुशहाली और उद्योग धंधों का वातावरण रहता है। पर क्या आपने सोचा कि हमारे पूर्वजों ने नदियों के महत्व को बनाए रखने के लिए कितनी सारी ऐसी रीति रिवाज, कितने सारे ऐसे चलन जो हमें विरासत में दिए, जिन्हें आज भी हम करते आ रहे हैं, बट शायद हमें ये नहीं पता कि उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो शायद इसलिए है ताकि हम अपने वातावरण को, अपने उन संपदाओं को समझें जिनकी वजह से हमारा ये जीवन चल रहा है। अब जरा सोचिए, अगर हम नदियों को नहीं पूछते, नदियों को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो क्या आज भला हम उनकी इम्पोर्टेंस को समझते? क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि जिस चीज़ से हमारी आस्था जुड़ी होती है हम उसकी देखरेख, उसकी केयर करते हैं, और शायद यही वजह रही है। वैसे दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि आज के अनुभव कार्यक्रम की इस कड़ी में किस विषय पर वार्ता होने वाली है। आपको बता दूं दोस्तों कि आज के हमारे अनुभव कार्यक्रम की इस कड़ी में हमारे सीनियर सिटीजन प्रोफेसर पूनम सिंघवी जी नदी परिक्रमा के विषय पर बात करेंगे, और इस विषय पर बात करते हुए बताएंगे कि नदियों की क्या इम्पोर्टेंस है और नदियों का होना हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी है। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। नमस्ते मित्रों, मैं प्रोफेसर पूनम सिंघवी आशियाना उत्सव लवासा से FM 24 भिवाड़ी के अनुभव इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। मित्रों, मैं आज आपसे एक बड़े अलग दिलचस्प विषय पर बातचीत करने वाला हूँ। इस विषय का नाम है नदी परिक्रमा। यस, नदी परिक्रमा। भारत में नदी परिक्रमा यह एक बहुत ही प्राचीन संकल्पना है। नदी परिक्रमा करना अर्थात नदी के उगम स्थान से आरंभ करके एक किनारे से या नदी के पात्र में से पैदल चलते दूसरे छोर तरफ जाना, और फिर वहाँ से दूसरे किनारे से भी पैदल ही पुनः उगम तक लौटना। इससे परिक्रमा करने वाले को कई लाभ होते हैं। नए नए लोगों से परिचय, नदी परिसर का लोक जीवन, इतिहास, भूगोल तथा वातावरण, पर्यावरण आदि की परिपूर्ण जानकारी, इससे ज्ञान वृद्धि आदि बहुमुखी व्यक्तित्व
करने के लिए और जीवन के प्रति दृष्टिकोण बेहतर बनाने में भी मदद मिलती थी। पहले के समय में मित्रों, अधिकतर छोटी बड़ी बस्तियां अपने गांव, शहर आदि नदी के किनारे बसते थे। इसका कारण था पानी की उपलब्धता, अर्थात जीवन। जहाँ पानी व शुद्ध हवा, यदि नदी काफ़ी बड़ी हो तो उसमें जल यात्रा भी संभव थी और रोटी, कपड़ा, मकान जैसी मूलभूत ज़रूरतें, बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने वाली सुविधाएं भी होती थी। नदियों की इस महत्वपूर्ण भूमिका के कारण ही शायद इतिहासकालीन प्रसिद्ध समृद्ध प्राचीन संस्कृतियों में नाम उन नदियों से लिए गए, जैसे सिंधु संस्कृति, नाइल संस्कृति, मिसिसिपी संस्कृति आदि। तब जनजीवन धर्माधिष्ठित हुआ करता था। विभिन्न धर्मों का प्रचार प्रसार नदियों के परिसरों में होता था। इसलिए गांव, शहरों के साथ साथ कई मंदिरों आदि धर्मस्थलों का निर्माण एवं विकास नदियों के किनारे हुआ है। अतः नदी परिक्रमा करने का एक प्रमुख उद्देश्य तीर्थ यात्रा भी था। कई इतिहासकारों ने ऐसी नदी परिक्रमा एवं तीर्थ यात्रा के दौरान ही अपने महत्वपूर्ण निष्कर्ष दर्ज किए हैं, अपनी किताबें लिखी है। इसीलिए अपने इतिहास, भूगोल एवं तत्कालीन समाज जीवन के बारे में जानना है तो ऐसी परिक्रमा करना, साथ ही इतिहासकारों द्वारा दर्ज विशेष बातों का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। साधारणतः साधु संत, भक्तगण या वरिष्ठ जन ऐसी परिक्रमा किया करते थे। नदी परिक्रमा के लिए भारतवर्ष में गंगा, नर्मदा, गोदावरी ये नदियाँ महत्वपूर्ण मानी जाती थी। आज बड़ी संख्या में उपलब्ध अच्छी की सड़कें तथा जलद आवागमन साधनों के चलते पैदल परिक्रमा का प्रमाण मामूली या शून्यवत रह गया है। हेलीपैड, विद्युत चक्र, आधुनिक मोटर कार आदि की मदद से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर बने मंदिरों तक भी आसानी से जा सकता है। तो फिर भगवान के दर्शन के लिए पैदल तीर्थ यात्रा के झंझट में भला कोई क्यों पड़े। साहसप्रिय युवक नदियों की अपेक्षा दुर्ग, किले या ऊंचे पर्वतों की ओर अधिक आकर्षित होते हैं। निसर्ग प्रेमियों का प्रकृति प्रेम पर्याप्त सुविधाओं से सुसज्ज अभयारण्यों तक ही सीमित रह गया है। इन सभी कारणों से नदी परिक्रमा का प्रचलन भले ही कम हुआ हो, पर उसका महत्व मित्रों रत्ती भर भी कम नहीं हुआ है, बल्कि आज की स्थितियों में यह और भी आवश्यक हो गया है कि स्कूली छात्रों से लेकर युवा वर्ग या यथासंभव बुजुर्ग भी विभिन्न ऋतुओं में समय समय पर कम से कम अपनी परिसर की छोटी बड़ी नदियों की परिक्रमा अवश्य करते रहे। यह क्यों आवश्यक है? इसके कारण है लगातार बढ़ रही आबादी, परिणामतः प्राकृतिक घटकों साधनों की बढ़ती मांग, तो दूसरी तरफ निरंतर हो रही पेड़ कटाई तथा वन विनाश के कारण महसूस हो रही पानी की किल्लत, जिससे जल प्राप्ति के अधिकाधिक स्रोत तलाशना तथा उनकी रक्षा करना अनिवार्य हो गया है। बारिश से मिलने वाले एक एक बूंद पानी का संचयन एवं जमीन में पानी का रिझाव बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अपने परिसर की प्राकृतिक साधन संपदा की तलाश एवं रक्षा करना पर्याप्त हो गया है। यह तब संभव होगा दोस्तों जब हमें अपने परिसर की परिपूर्ण जानकारी हो। ऐसी जानकारी प्राप्त करने का सबसे बड़ा
आसान और प्रभावी तरीका है अपने परिसर की नदियाँ, तालाब तथा बहते नालों की परिक्रमा। कंक्रीट की दुनिया में बसने वाले हमारे बच्चे तथा युवाओं के लिए ज्ञान प्राप्ति का नदी परिक्रमा एक बड़ा ही अवसर होता है। वे जब नदी पात्र से गुजरते हैं तब उन्हें पता चलता है कि रेती किसे कहते हैं और मिट्टी किसे, पत्थर क्या होते हैं और किंकर किसे कहते हैं, चट्टान क्या होते हैं और अंग्रेजी में रॉक जिसे कहते हैं वो क्या होते हैं। काला पत्थर, सफ़ेद पत्थर, पर्पल पत्थर, ग्रे, कितने होते हैं रंग पत्थरों के। इनकी जानकारी उन्हें तभी होती है जब वो नदियों की परिक्रमा करती है। यह जानकारी कक्षाओं में बैठकर या वेबसाइट से नहीं मिलती। उसके लिए वास्तव में परिसर का भ्रमण करते रहना चाहिए। ऐसा भ्रमण इसलिए भी लाभदायी है क्योंकि इससे ज्ञान वृद्धि के साथ साथ शारीरिक चलन वलन अच्छा रहता है और मानसिक आनंद भी मिलता है। हमारे शासनकर्ता, जल विशेषज्ञ, पर्यावरणविद और सभी क्षेत्रों के जानकार इन दिनों बारंबार एक संभाव्य खतरे की ओर इशारा कर रहे हैं। उन्हें डर है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो वह किसी अन्य वजह से नहीं बल्कि पानी की समस्या के कारण होगा। पानी के स्रोत एवं संग्रहण स्थानों पर कब्जा करने की होड़ राष्ट्रों में लगेगी, जिसके परिणाम स्वरूप जंग छिड़ेगी। जो देश जल संपदा की दृष्टि से संपन्न समृद्ध होगा वही विजयी होगा और दुनिया पर राज करेगा। मित्रों, अगर यह इतना ही अटल प्रतीत होता है तो हमें भविष्यगत युद्ध के लिए सुसज्ज रहना ही होगा। जंग जीतने का लक्ष्य रखना होता, नहीं तो भारतीय क्रिकेट टीम की तरह भरपूर योग्यता होने के बावजूद पर्याप्त अभ्यास व नियोजन न होते के कारण हार का मुंह देखना पड़ता है। क्रिकेट की जंग हारने पर पिच या प्रतिकूल टॉस को दोषी करार दे सकते हैं, पर यदि पानी की समस्या के कारण वह विश्व युद्ध हारेंगे तो किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकेंगे। मित्रों, ना ही क्रिकेट मैच की तरह दोबारा जंग का मौका मिल पाएगा। इसीलिए कोई लापरवाही नहीं होनी देनी है। कड़ी मेहनत, उचित नियोजन तथा आम जनता का योगदान, इन्हीं से जीत संभव होगी। इसका अधिकांश दायित्व बच्चों और युवाओं पर होगा, क्योंकि इस दुनिया में प्रदीर्घ अवधि तो उन्हें ही गुजारनी है न कि उनके अभिभावक या टीचरों को। उनकी सहायता, मार्गदर्शन अवश्य ही लेना है, तथापि उन पर पूरी तरह निर्भर रहना गलत होगा। हमारा भविष्य दोस्तों हमें ही संवारना है। हमारे सामने कोई आदर्श नहीं, प्रेरणादायी कुछ रहा ही नहीं, आदि बहानेबाजी नहीं चलेगी। देखोगे तो दिखेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, निकल पड़ो तो राह मिलेगी। इतिहास अपने आप नहीं बनता, ना एक दिन में और ना ही किसी एक व्यक्ति या एक घटना के सहारे। वह रचाया जाता है निरंतर अथक प्रयासों से, कईयों के सहभाग तथा योगदान से। इतिहास के रचनाकार होने की चाह रखने वालों को केवल उज्जवल अतीत में खोए नहीं रहना है, बल्कि अतीत से प्रेरणा लेते हुए वर्तमान के कई सजग रहकर और भविष्य के उचित नियोजन के सहारे ही इतिहास बनता संवरता है। दुर्ग किलों की मरम्मत देखभाल जरूरी है ही, पर अपनी नदियाँ, तालाब आदि की देखभाल एवं रक्षा भी परम आवश्यक है। भविष्य की जंग वन एवं जल संपदा के
बलबूते पर ही जीती जाएगी। अतः दोनों की रक्षा, संवर्धन और वृद्धि निरंतर करते रहना होगा। विध्वंस, प्रदूषण से उन्हें बचाना होगा। मित्रों, स्वतंत्रता के बाद पहले 60 वर्षों तक हमने अपनी नदियाँ का उपयोग सर्जन कार्यों के लिए करने के बजाय अलग अलग प्रकार के उत्सर्जनों के लिए ही ज़्यादा किया है। गंगा से पाताल गंगा तक नदियों के किनारे जहरीले रसायनों के कारखाने लगवाने की अनुमति दी जाती रही है। इनका कारखानों के दूषित घटक और बड़े शहरों से हर तरह का गंदा पानी इन नदियों में बहने दिया जाता था। इससे नदियों की जितनी हानि हुई है, जितना नुकसान पहुंचा है, उसे कक्षाओं या एसी कमरों में बैठकर नहीं आंका जा सकता। उसके लिए नदियों की परिक्रमा करके आंखों देखा हाल जानना होगा। तभी हम भविष्य में अच्छा कुछ अलग कर पाएंगे। नदियों की रक्षा के बेहतर उपाय, उपलब्ध जल का उपयोग सर्जन के लिए करने के तरीकों के बारे में सोच सकेंगे। क्या हमारे बाल एवं युवा छात्र इसके लिए आवश्यक क्षमता रखते हैं? क्या वे दृढ़ इच्छा शक्ति, अडिग निश्चय और हिम्मत दिखाएंगे? यह एक आनंददायी बात है कि आज की केंद्र सरकार ने हमारी नदियों का यह महत्व जाना है। इसीलिए नमामि गंगा जैसे प्रकल्प हाथ में लिए जा रहे हैं और सभी नदियों पर इस तरह से एक कंसंट्रेशन किया जा रहा है। समय की मांग को पहचानते हुए ठाणे बम्बई एरिया में हरियाली संस्था, जो पर्यावरण रक्षा के क्षेत्र में बहुत रचनात्मक काम कर रही है, आगामी कुछ वर्षों के दौरान पूरे महाराष्ट्र में नदी परिक्रमा की संकल्पना प्रत्यक्ष रूप से कार्यान्वित करने का संकल्प किया है। इस संबंध में लेखमाला, व्याख्यान सत्र, नदी परिक्रमा इन जैसे आयोजन भी हो रहे हैं। इसके अंतर्गत प्रथम परिक्रमा ठाणे और मुंबई को जल आपूर्ति करने वाली ठाणे स्थित शाहपुर के पहाड़ी इलाकों से बहती भातसा नदी की गई सन 2004 में। इस परिक्रमा के निष्कर्षों को हम अवगत करेंगे फिर कभी मित्रों। धन्यवाद। FM 24 भिवाड़ी, आपकी धड़कन। वैसे हम सभी आज एनवायरनमेंट और प्राकृतिक संपदाओं की इम्पोर्टेंस बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं, पर शायद हमें अपनी आदतों को बदलने में थोड़ा वक्त लगे। और रही बात नदियों की, तो आज कई सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं नदियों के संरक्षण, साफ सफाई, जीवड़ों उद्धार के लिए। चलते चलते हमारे सीनियर सिटीजन प्रोफेसर पूनम सिंघवी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नदी परिक्रमा जैसे विषय पर नदियों की इम्पोर्टेंस बताते हुए इतनी अच्छी वार्ता की। आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप हमें जरूर बताइएगा fmbhiwadi@gmail.com पर। और अब वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का, तो चलिए मैं ले रहा हूँ आप सभी से इजाजत। मैं हूँ RJ सनी और आप सुन रहे थे सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर अनुभव कार्यक्रम की यह खास कड़ी। नमस्कार। आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।